हेलो दोस्तों और करें तैयारी में स्वागत है। दोस्तों हम देख रहे हैं एमपीपीएससी प्री 2023 के लिए टेस्ट सीरीज। इस क्रम में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट का टेस्ट 4 देख रहे हैं। यह टेस्ट यूनिट 3 और यूनिट 5 एमपीपीएससी प्री सिलेबस की यूनिट 3 और यूनिट 5 को कवर करेगा। यूनिट 3 मीन्स मध्य प्रदेश का भूगोल एमपी ज्योग्राफी, और यूनिट 5 मीन्स मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था एमपी पॉलिटी एंड एमपी इकोनॉमी पार्ट को कवर करेंगे। दोस्तों इस टेस्ट में हम 100 प्रश्नों को देखते हैं, और ये 100 प्रश्न न केवल 100 प्रश्न होंगे बल्कि 100 टॉपिक होंगे, क्योंकि हर प्रश्न को एज ए टॉपिक मानकर हम उसकी डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, साथ ही उसके सारे ऑप्शन को देखते हैं। दोस्तों इस समय आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल इस एग्जाम को गेट थ्रू करने के लिए कुछ जरूरी है तो है टेस्ट सीरीज। आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना होगा, और यह वीडियो आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा, क्योंकि हम इसमें 1 घंटे में न केवल 100 क्वेश्चन को देखेंगे बल्कि 100 टॉपिक का डिटेल्स रिवीजन करेंगे। इससे आप जो पढ़े हैं वो रिवीजन होगा, साथ में आपका असेसमेंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन को देखना है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 7वां व देश का 55वां टाइगर रिजर्व है। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 7वां तो सही है, पर देश का ये कौन सा 54वां टाइगर रिजर्व है। 5वां टाइगर रिजर्व मदेही टाइगर रिजर्व गोवा है। तो आपको ध्यान रखना 55वां कहाँ है, गोवा में है। और ये कौन सा है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये 54th नंबर का है। तो ये ऑप्शन गलत होता है। अगले ऑप्शन को देखते हैं। इसका क्षेत्रफल 2339 वर्ग किलोमीटर है, ये सही है। यह टाइगर रिजर्व सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में फैला है, बिल्कुल सही। आपको ध्यान रखना है कि दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, सागर, दमोह और नरसिंहपुर क्षेत्र में फैला है। तो इस तरह से इसमें असत्य कथन का चयन करना है, और पहला असत्य है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केवल एक। ये 2339 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला फैला है, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होने वाला है। यह देश का 54वां और मध्य प्रदेश का सातवां और देश का 54th नंबर का टाइगर रिजर्व है। दोस्तों इसका इंपॉर्टेंस ये है कि केन बेतवा लिंक परियोजना के कारण पन्ना टाइगर रिजर्व का जो क्षेत्र नुकसान हो रहा है, उस क्षेत्र की भरपाई करने के लिए वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व या नौरा देही अभ्यारण्य भी इसको कहते हैं, को एक नया टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। ये कब अधिसूचित हुआ, तो ये 22 सितंबर 2023 को अधिसूचित किया गया है एज अ टाइगर रिजर्व। और मध्य प्रदेश में टोटल टाइगर इस समय कितने, 785 टाइगर मध्य प्रदेश में वर्तमान में है। इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में अफवाह तंत्र को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो मध्य प्रदेश के अफवाह तंत्र को 6 भागों में विभाजित किया गया है। इसको देख लेते हैं कौन कौन से। गंगा यमुना का अफवाह तंत्र, गंगा यमुना का अफवाह अपवाह तंत्र, नर्मदा नदी का अफवाह तंत्र, नर्मदा नदी का अफवाह तंत्र, ताप्ती नदी का अफवाह तंत्र, गोदावरी नदी का अफवाह तंत्र, गोदावरी नदी का अफवाह तंत्र, माही नदी का अफवाह तंत्र, माही नदी का अफवाह तंत्र, और महानदी अपवाह तंत्र। इस तरह से मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र को 6 भागों में विभाजित किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिन्हावल नहर और पूर्वा नहर प्रणाली किस बांध से निकलती है। अगला प्रश्न है, सिन्हावल नहर और पूर्वा नहर प्रणाली किस बांध से निकलती है, तो सही जवाब हो जाएगा बाणसागर बांध से। कहां से, बाणसागर बांध से निकलती है, बाणसागर बांध से निकलती है। और बाणसागर बांध किसके नाम पे बना हुआ है, कवि और ऋषि बाणभट्ट के नाम से इसका नाम बाणसागर रखा गया है। और यह किस जिले में है, यह शहडोल जिले के देवलोद नामक स्थान पर बना हुआ है। और किस नदी पे बना हुआ है, तो ये सोन नदी पे बना हुआ है। और ये किसका प्रोजेक्ट है, ये एमपी यूपी और बिहार की क्या है, एमपी यूपी और बिहार का संयुक्त प्रोजेक्ट है, ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। और इसी बांध से सिन्हावल और पूर्वा नहर निकली हुई है। तो सही जवाब हो जाएगा बाणसागर बांध से सिन्हावल और पूर्वा नहर प्रणाली का विकास हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में किस अभयारण्य को पक्षियों का अभयारण्य कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों, ओरछा अभयारण्य को पक्षियों का अभयारण्य कहा जाता है। ओरछा अभयारण्य कहाँ पे स्थित है, तो निवाड़ी जिला में स्थित है। और इसकी स्थापना 90 कब हुई थी, 1994 में हुई थी। और इसे पक्षियों का अभयारण्य भी कहा जाता है।
इस तरह से सही जवाब हो जाएगा ओरछा अभयारण्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सुंदरजा आम की प्रजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो प्रश्न है सुंदरजा आम की प्रजाति कहां पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पाई जाती है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पाई जाती है और रीवा जिले का एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी है सुंदरजा आम, और इसे हाल ही में जीआई टैग मिला हुआ है। तो इस तरह से सुंदरजा आम की प्रजाति कहाँ मिलती है? रीवा में मिलती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चार्जर बाग, क्वेश्चन नंबर 6 है, चार्जर बाग एवं सीता बाग इनकी किस राष्ट्रीय किस नेशनल पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो ये उमरिया जिले में स्थित है और यहाँ बिंद पर्वत की 32 पहाड़ियों से घिरा है। बिंद पर्वत के 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में हुई थी और 1993 में ये प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना में इसको शामिल किया गया था। और इसमें हमें कुछ ऐतिहासिक चीज भी देखने की मिलती है, ऐतिहासिक चीजें देखने को मिलती है, जैसे यहाँ पे शिव पुराण का वर्णन है और यहाँ पे शयन शैया में बैठे हुए विष्णु की मूर्ति हमको देखने को मिलती है और यहाँ पे संस्कृत अभिलेख मिलता है और यहाँ पे बांस की सर्वाधिक, और इसके बारे में हम जानते हैं तो यहाँ पे बांस की सर्वाधिक प्रजाति यहीं पे देखने को मिलती है। बांस की सर्वाधिक प्रजाति बांधवगढ़ नेशनल पार्क में हमको देखने के लिए मिलती है और यहाँ से चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है। और यहाँ पे बाघों की डेंसिटी, संख्या और डेंसिटी के हिसाब में सबसे ज्यादा डेंसिटी, घनत्व तो सबसे ज्यादा, इसीलिए इसकी तुलना किससे होती है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से होती है, बाघों की डेंसिटी के कारण। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भोपाल गैस त्रासदी 1984 के समय मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भोपाल गैस त्रासदी के दौरान मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष रामकिशोर शुक्ल थे। इनका कार्यकाल 5/3/1984 टू 13/3/1985 था। 1984-85 में मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो रामकिशोर शुक्ल थे। और ऑप्शन को देख लेते हैं, जैसे काशी प्रसाद पांडे कब थे? ये 1968 टू 1972 तक थे, 1968 से 1972 थे। मुकुंद सखाराम नेवालकर ये कब थे? 1977 से 1980 के बीच में थे। और ब्रिजमोहन मिश्र कब थे? 1990 से 1993 के बीच में थे। तो ये तो पहली चीज ये ध्यान रखना है कि ये सारे विधानसभा अध्यक्ष थे, पर भोपाल गैस त्रासदी 1984 के समय रामकिशोर शुक्ल विधानसभा अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थी? प्रथम महिला न्यायाधीश पूछा है तो सरोजनी सक्सेना प्रथम महिला न्यायाधीश थी। अब प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश भी ध्यान रखना है आपको, कौन थे? एम हिदायतुल्ला एक क्या थे? मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे और बाद में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। और प्रश्न के अनुसार प्रथम महिला न्यायाधीश श्रीमती सरोजनी सक्सेना थी। और उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में कौन है? रवि कुमार मलिमत ये वर्तमान में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मध्य प्रदेश में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला संगमरमर किस क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है? तो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला संगमरमर मध्य प्रदेश के शकोली क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। दोस्तों ये शकोली क्रम की चट्टान किसका पार्ट है? तो ये धारवाड़ का पार्ट है। धारवाड़ के पार्ट को हम 3 भागों में बांट के देखते हैं। कौन कौन से? एक है सौसर, दूसरा है चिल्पी, तीसरा है सकोली। और सकोली क्रम में ही सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला संगमरमर मिलता है, क्योंकि सकोली क्रम में हमें क्या मिलता है? मैंगनीज की उच्च गुणवत्ता वाला संगमरमर मिलता है। और सकोली क्रम हमको कहाँ देखने को मिलता है? तो ये हमको सकोली हमको जबलपुर और छिंदवाड़ा के क्षेत्र में देखने को मिलता है। और सौंसर कहाँ मिलता है? सौंसर कहाँ पे? सौंसर है छिंदवाड़ा में, है। और चिल्पी कहाँ पे है? चिल्पी क्रम बालाघाट में है। साथ आपको ध्यान रखना कि धारवाड़ को 3 भागों में बांट के देखते हैं, सौंसर, चिल्पी, सकोली। सौंसर छिंदवाड़ा, चिल्पी बालाघाट और सकोली जबलपुर और छिंदवाड़ा। और धारवाड़ को देख लिया। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट कौन है? कडप्पर की विजावर श्रेणी जो है, विजावर श्रेणी किसके लिए जानी जाती है? विजावर श्रेणी हीरा के उत्पादन के लिए जानी जाती है, हीरा।
के क्षेत्र माना जाता है। अशकोली में सबसे अच्छे क्वालिटी का संगमरमर मिलता है, चिल्पी बालाघाट है और सौसर छिंदवाड़ा है। इसको आपको ध्यान रखना है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, शक्कर, दूधी, करचन नदी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों ये नर्मदा की सहायक नदियां हैं। नर्मदा के बारे में और हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। नर्मदा का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के पुष्पराजगढ़ तहसील के पास पड़ता है, अमरकंटक से होता है इसका। और ये नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, एमपी की सबसे बड़ी नदी है और भारत की 5वें नंबर की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, ये भी देख लिया। नर्मदा का अन्य नाम क्या है? तो अन्य नाम है जैसे रेवा, शंकरी, नमोदास। नमोदास कौन कहा? ये पूछा हुआ है, पीपीएससी का क्वेश्चन है। तो ये टालमी ने नर्मदा को नमोदास कहा है। सोमो देवी और मेकाल सोता, ये सब नर्मदा के अन्य नाम है। नर्मदा की लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर है नर्मदा की लंबाई। और मध्य प्रदेश में कितना है? ये तो टोटल लंबाई हुई। अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में नर्मदा की लंबाई कितनी है, तो 1077 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदियां कौन सी है? तो 41 सहायक नदियों को देखने की मिलता है, जिसमें से मुख्य रूप से तवा, हिरण, शक्कर, दूधी, करजन, शेर, मान आदि को माना जाता है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 देखा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित मकोडियाबाद किस नदी पर निर्मित है? तो दोस्तों मकोडियाबाद किस नदी पर निर्मित है? क्वेश्चन नंबर 11, मकोडियाबाद बेतवा नदी के तट पर स्थित है। मकोडियाबाद कहाँ पे है? रायसेन जिले में है और बेतवा नदी के तट पर स्थित है। बेतवा नदी का उद्गम भी कहाँ से होता है? रायसेन के कुम्हरा गांव से होता है। और ये किसकी बेतवा नदी जाके नर्मदा नदी जाके यमुना नदी से मिल जाती है। कहाँ? उत्तर प्रदेश, हमीरपुर में यमुना नदी से मिल जाती है। इसकी लंबाई 590 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदियां, बेतवा की सहायक नदियों को हम देखते हैं तो बीना, धसान, जामनी, ये सब क्या है? बेतवा की सहायक नदियां हैं। और बेतवा के लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज में हम देख लेते हैं कि इसके किनारे बसे शहरों को एक सूची में देख लेते हैं। तो बेतवा के किनारे कौन सा जिला है? तो जैसे बेतवा के किनारे विदिशा है, सांची है, ओरछा है। विदिशा, सांची, ओरछा, ये सब कहाँ है? बेतवा नदी के किनारे हैं। और बेतवा नदी पर कुछ परियोजनाएं भी चल रही हैं। साथ ही जब हम देख रहे हैं तो उन परियोजनाओं को भी देख लेते हैं। जैसे कुछ परियोजनाओं को नाम देखते हैं। सम्राट अशोक परियोजना, सम्राट अशोक परियोजना ये किस नदी पे है? तो बेतवा नदी पे है। और कहाँ पे है? तो ये विदिशा में है। विदिशा बेतवा नदी के तट पर स्थित है, यहीं पे सम्राट अशोक परियोजना चल रही है। और दो परियोजनाओं को और देख लेते हैं, एक राजघाट परियोजना और दूसरा माता टीला परियोजना। राजघाट, माता टीला दोनों परियोजना किस पे चल रही है? बेतवा नदी पे चल रही है। और दोनों एमपी और यूपी के ज्वाइंट प्रोजेक्ट हैं। राजघाट और माता टीला एमपी और यूपी के ज्वाइंट प्रोजेक्ट हैं। इस तरह से हमने देखा रायसेन में मकोडियाबाद बेतवा नदी के तट पर स्थित है, यह बेतवा नदी पर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भोपाल स्थित राजा भोज झील को किस वर्ष रामसर समझौते के अंतर्गत आर्द्रभूमि वेटलैंड की सूची में शामिल किया गया? तो रामसर कन्वेंशन के वेटलैंड में भोपाल झील या राजा भोज झील को कब शामिल किया गया? तो 2002 में शामिल किया गया। 2022 में भी कुछ जगहों को रामसर वेटलैंड में शामिल किया गया है। उसमें से कुछ नाम देख लेते हैं, जैसे शांक सागर को 2022 में रामसर वेटलैंड घोषित किया गया। और दूसरा यशवंत सागर, ये भी रामसर साइट है, यशवंत सागर। तीसरा सिरपुर तालाब, इनको 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब वर्ष 2002 में राजा भोज झील को आर्द्रभूमि की सूची में शामिल किया गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नर्मदापुरम संभाग का गठन कब किया गया? तो दोस्तों नर्मदापुरम संभाग का गठन 27 अगस्त 2008 को किया गया। नर्मदापुरम संभाग 27 अगस्त 2008 को गठन किया गया। मध्य प्रदेश में वर्तमान में टोटल 10 डिवीजन है, 10 संभाग हैं, जिसमें से सबसे बड़ा डिवीजन कौन है? जबलपुर है। जबलपुर में वर्तमान में कितने? 9 जिला। अभी नवीन जिला पडोना भी जबलपुर संभाग का पार्ट है। इससे बनने से जबलपुर संभाग में 9 जिले हो गए हैं। और सबसे छोटा कौन है? वर्तमान में चंबल है। चंबल में 3 जिले शामिल हैं। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 13 देखा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विधानसभा सत्र का 17वां संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 174 में कहा गया है कि राज्यपाल राज्य के विधानमंडल
का सत्र को आमंत्रित करना, सत्र आमंत्रित करना, सत्रावसान करना, सत्रावसान करना और विघटन करना, ये अनुच्छेद 174 में राज्यपाल इनको सत्र आमंत्रित, सत्रावसान, विघटन का आदेश दे सकता है अनुच्छेद 174 के तहत। और अनुच्छेद 161 में क्या है, ये राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां हैं, इनको भी साथ में आपको देखना है। क्षमादान की शक्तियां किसमें है, अनुच्छेद 161 में है। और 155 में क्या है, अपॉइंटमेंट है। 155 में राज्यपाल का नियुक्ति है, नियुक्ति के बारे में बात कर रहा है। और अनुच्छेद 176 में क्या है, स्पेशल और एड्रेस है। स्पेशल एड्रेस का मतलब होता है कि जैसे विधानसभा की पहले सत्र और ज्वाइंट सदन, अगर ज्वाइंट मीटिंग हो रही है तो उसको राज्यपाल संबोधित करेगा अनुच्छेद 176 के तहत। 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति है। 161 अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां हैं। अनुच्छेद 174 में सत्र आमंत्रित, सत्रावसान एवं विघटन राज्यपाल की शक्तियां हैं। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब है अनुच्छेद 174। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1962 किस समिति की अनुशंसा पर लागू किया गया? तो दोस्तों काशी प्रसाद पांडे समिति की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश राज्य पंचायत अधिनियम 1962 लागू किया गया। कब प्रतिवेदन दिया था? 1958 में इन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया था। 15 सदस्यीय काशी प्रसाद पांडे 15 सदस्यीय समिति थी, जिसमें से एक 15 सदस्यीय समिति जिसका गठन किस लिए होता है, एक समान पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित करने के लिए। मध्य प्रदेश में एक समान पंचायती राज सिस्टम को स्थापित करने के लिए गठित की गई थी। इन्होंने सिफारिश की कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज सिस्टम कैसे होना चाहिए, त्रिस्तरीय होनी चाहिए, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जनपद स्तर पे जनपद स्तर और जिला स्तर पे जिला पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। तो किसके अनुशंसा पे पंचायती राज अधिनियम 1962 लागू किया गया? तो काशी प्रसाद पांडे समिति की अनुशंसा पर लागू किया गया। अब हम अगला प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है? तो यह अनुच्छेद 214 के तहत है, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। और दोस्तों अन्य अनुच्छेद को देख लेते हैं। अनुच्छेद 224 में क्या है, एडिशनल अतिरिक्त और कार्यवाहक जज, एक्टिंग एडिशनल और एक्टिंग जज की नियुक्ति के बारे में बात की गई है 224 में। 280 किसमें है, फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग की बात की गई है। अनुच्छेद 314 को अब रिपील कर दिया गया, तो ये वर्तमान में संविधान में नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 214 में किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया था? तो मध्य प्रदेश के प्रथम अधिवक्ता एम अधिकारी थे, श्री एम अधिकारी थे। ये महाधिवक्ता का किस अनुच्छेद में वर्णित है? 165 में। अभी हमने 161 में क्या देखा था, क्षमादान की शक्तियां देखा था। और महाधिवक्ता कहाँ पे है? महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में वर्णित है तथा इनका कार्यालय कब से है? 1956, जब से मध्य प्रदेश का गठन हुआ तब से ये अस्तित्व में है। अब वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है? तो वर्तमान में प्रशांत सिंह मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता है, प्रशांत सिंह महाधिवक्ता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। मध्य प्रदेश में वनस्पति घी उद्योग का सबसे बड़ा कारखाना किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वनस्पति घी का कारखाना गंज बसौदा विदिशा में स्थित है। कहाँ? गंज बसौदा, ये कहाँ पे? विदिशा में स्थित है। तो वनस्पति घी का सबसे बड़ा कारखाना विदिशा में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हीरा मिल्स लिमिटेड की स्थापना कब की गई है? तो 1934 में हीरा मिल्स लिमिटेड की स्थापना की गई है। साथ ही कुछ और मिल्स को यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कल्याण मिल्स। हीरा मिल्स है कहाँ? तो ये उज्जैन में है। और अभी हम देख रहे हैं कल्याण मिल कहाँ है? इंदौर में है। इसका भी गठन कब हुआ था? 1934 में हुआ था। और देखते हैं जैसे स्वदेशी कॉटन मिल, स्वदेशी कॉटन फ्लोर मिल, ये कहाँ पे है? ये इंदौर में है। इसका गठन कब हुआ था? 1928 में हुआ था। 1928 में हुआ था। मिल्स तो हमने देख लिया, उज्जैन में है। और एक मिल्स देखते हैं, जैसे ताप्ती मिल्स। ताप्ती मिल्स कहाँ पे स्थापित है? तो ये बुरहानपुर में स्थापित है, बुरहानपुर में स्थापित है। और कब स्थापित की गई? 1906-7 में स्थापित की गई है। न्यू भोपाल टेक्सटाइल लिमिटेड, ये 1938 में है। न्यू भोपाल टेक्सटाइल कब स्थापित की गई है? 1938 में स्थापित की गई है। इस तरह से मध्य प्रदेश हीरा मिल्स लिमिटेड की स्थापना 1934 में हुई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इरी रेशम का उत्पादन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है?
तो इरी रेशम का उत्पादन मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में होता है और इरी रेशम के उत्पादन के कारण ही सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहता है। मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहते हैं? तो सिवनी को कहते हैं। किस कारण? इरी रेशम के उत्पादन के कारण। और मध्य प्रदेश में रेशम की और कौन सी प्रजाति है इरी के अलावा? तो मध्य प्रदेश में मलबरी, टसर और इरी रेशम का उत्पादन होता है। इरी, मलबरी और टसर का उत्पादन होता है, जिसमें से मलबरी का उत्पादन क्या है? मैक्सिमम, सबसे ज्यादा होता है। एक चीज और, रेशम की मंडी कहाँ स्थापित है मध्य प्रदेश में? तो रेशम की मंडी मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में स्थापित है। तो इस प्रश्न में क्या था? रेशम का उत्पादन सबसे ज्यादा किस जिले में होता है? इरी रेशम का, तो सिवनी होता है। इसी के कारण इसे मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में रेशम की 3 प्रजातियों का उत्पादन होता है, मलबरी, इरी, टसर, जिसमें मलबरी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। अब रेशम की मंडी कहाँ पे स्थापित है? तो ये पचमढ़ी में स्थापित है। इस तरीके से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला मध्य प्रदेश का जिला कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? सिंगरौली। सिंगरौली किसको? मध्य प्रदेश का ऐसा जिला है जो कि यूपी और छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों से सीमा लगाता है। ऐसे और कुछ जिलों को देखते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का सीमा किससे लगता है? तो ये बालाघाट जिले से लगता है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा बालाघाट से लगती है। और महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा किस जिले से लगती है? तो महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा किससे लगती है? अलीराजपुर से लगती है, अलीराजपुर जिले से लगती है। और गुजरात और राजस्थान की सीमा किससे लगती है? गुजरात और राजस्थान की सीमा झाबुआ जिले से लगती है। और राजस्थान और राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा किन जिलों से लगती है? तो 2 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा मुरैना, जैसे कौन से जिला है? एक है मुरैना और दूसरा है शिवपुरी, जिनका 2 प्रदेशों से सीमा लगती है, एक राजस्थान, दूसरा उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें हमें सही सुमेलित नहीं है, उसको पता करना है। तो मंधाता गार्ज नर्मदा नदी पे बना है, बिल्कुल सही। सोन नदी अनूपपुर से निकलती है, अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील के निकट अमरकंटक से निकलती है, बिल्कुल सही। चूलिया जलप्रपात बीहड़ नदी, बिल्कुल गलत। चूलिया जलप्रपात किसमें? चंबल नदी पे है, ना कि बीहड़ नदी पे। चूलिया जलप्रपात किसमें? चंबल नदी पे है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। काकरीवाड़ी पहाड़ी कहाँ? चिप्रा नदी पे स्थित है काकरीवाड़ी पहाड़ी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों ये दतिया जिले में मध्य प्रदेश में 2025 तक एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है। यह सही जवाब हो जाएगा दतिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मालवा के पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो मालवा के पठार में सम जलवायु क्षेत्र है, तो समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। समशीतोष्ण जलवायु का मतलब ना तो गर्मी में, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी में ज्यादा गर्मी और ना ही ठंडी में ज्यादा, शीत ऋतु में ज्यादा ठंड, ये सम जलवायु है। और मालवा की जलवायु के बारे में फायान ने कहा है कि यह विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। मालवा की जलवायु के बारे में क्या कहा गया है? यह विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। किसने कहा? तो फायान ने कहा है। और मालवा की सबसे ऊंची चोटी को भी देख लेते हैं। तो मालवा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शिंगार चोटी है, शिंगार मालवा की सबसे ऊंची चोटी है। और अन्य चोटी भी है शिंगार के अलावा, जनापाव भी कहा है मालवा की चोटी है। और मध्य प्रदेश के जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? मालवा का ही है, क्योंकि 27.68% मालवा का क्षेत्र आता है। तो इस तरह से हम देखें मालवा की जलवायु समशीतोष्ण जलवायु। और मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों को भी हम देख लेते हैं। जैसे हम जब उत्तर की क्षेत्र देखते हैं, उत्तर मध्य के क्षेत्र को चलते हैं, तो उत्तर मध्य की जलवायु कैसी है? विषम जलवायु है। उत्तर मध्य की जलवायु विषम जलवायु। विषम जलवायु का मतलब ग्रीष्म ऋतु में गर्मी में ज्यादा गर्मी और ठंडी में ज्यादा ठंडी। और विंध्य सतपुड़ा क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र हम देखते हैं। विंध्य सतपुड़ा क्षेत्र में क्या है? वहां पे गर्मी में साधारण गर्मी होती है, गर्मी में साधारण गर्मी होती है और ठंड में अधिक ठंडी होती है, ठंड में अधिक ठंडी होती है। और कौन सा क्षेत्र बचा? और नर्मदा घाटी का क्षेत्र बचा। तो नर्मदा घाटी के क्षेत्र की जलवायु कैसे है? तो नर्मदा घाटी के क्षेत्र में गर्मी में ज्यादा गर्मी और ठंड कैसे होती है? शीत ऋतु, ठंड सामान्य होती है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों की जलवायु को हमने देखा। मालवा की जलवायु समशीतोष्ण जलवायु है। समशीतोष्ण जलवायु का मतलब कि गर्मी में ना ज्यादा गर्मी, शीत ऋतु में ना ज्यादा ठंडी। अब मालवा की जलवायु के बारे में फायान ने क्या कहा है? कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। और मध्य प्रदेश, मालवा का जो क्षेत्र है वह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्र है।
मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 27.68% किसका है? मालवा का है। अब मालवा की जलवायु तो समशीतोष्ण में देखा ही है। अब मालवा की चोटी देखा तो मालवा की सबसे ऊंची चोटी सिगार है और अन्य चोटी जैसे जनापाव है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। मध्य प्रदेश की प्रथम वन नीति किस वर्ष लागू की गई? तो मध्य प्रदेश की प्रथम वन नीति कब लागू की गई थी? तो 1952 में मध्य प्रदेश की प्रथम वन नीति लागू की गई थी। प्रथम वन नीति 1952 में। अब वन से संबंधित कुछ अधिनियम को भी देख लेते हैं यहीं पे। तो भारतीय वन अधिनियम कब लागू किया गया था? ये वन से संबंधित अधिनियम मध्य प्रदेश पीएससी एमपीपीएससी प्री में अधिकांश पूछे जाते हैं। तो वन अधिनियम कब लागू किया गया था? 1927 में लागू किया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कई बार पूछा गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया है? तो 1972 में लागू किया गया है। 1972 में लागू किया गया है। और वन संरक्षण अधिनियम वन्य जीव संरक्षण 1972। अब वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया है? तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू किया गया है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया है। और जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया गया है? जैव विविधता अधिनियम 2002 में लागू किया गया है। इस तरीके से देखते हैं प्रथम वन नीति 1952 में आई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देश की पहली चीता सफारी किस जिले में बनाई गई है? तो देश की पहली चीता सफारी श्योपुर जिले में बनाई गई है। श्योपुर जिलों में बनाई गई है। ये कहाँ है? इसको कूनो पालपुर भी कहते हैं। ये कूनो नदी के तट पर स्थित है। और यहीं पे ही नमीबिया से 8 चीते लाए गए हैं। नमीबिया से 8 चीते लाए गए हैं। कब? 17 सितंबर को लाए गए हैं। नमीबिया से 8 चीते यहाँ पे लाए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना 1985 में कहाँ की गई है? तो मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना 1985 में जबलपुर में की गई है। कहाँ की गई है? जबलपुर में की गई है। राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट, इसको कैट बोलते हैं। एमपी कैट कहाँ पे है? जबलपुर में है। स्थापित किया गया 1985 में स्थापित किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। किस जिले से अलग कर पडूर्ना को जिला बनाने की घोषणा की गई है? तो पडूर्ना मध्य प्रदेश का कौन से नंबर का जिला है? 55वां जिला है। किस जिले से अलग करके बनाया गया? तो छिंदवाड़ा जिले से अलग करके बनाया गया है। कुछ और नवीन जिलों का गठित किया गया है, उनको हम देखते हैं। जैसे रीवा से अलग करके मऊगंज को जिला बनाया गया है। ये मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है? 53वां जिला है। 53वां जिला कौन सा है? मऊगंज है। किससे अलग करके बनाया गया है? तो रीवा से अलग करके बनाया गया है। और सतना से अलग करके मैहर को नवीन जिला बनाया गया है। ये मध्य प्रदेश का 54वां जिला है। तो अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के 3 नवीन जिलों का गठन किया गया है, जिसमें से रीवा से अलग करके मऊगंज को 53वां जिला बनाया गया, सतना से अलग करके मैहर को 54वां जिला बनाया गया और छिंदवाड़ा से अलग करके पडूर्ना को 55वां जिला बनाया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना 1981 में की गई है। कब की गई है? तो 1981 में की गई है। और मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय भोपाल में है। और इसका वर्तमान में नाम मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की जगह पर क्या रख दिया गया है? तो संत रविदास हस्तशिल्प, ध्यान रखना है आपको, इसका नाम अब हो गया है संत रविदास हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम, जिसकी स्थापना 1981 में भोपाल में की गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। 3 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र, 3 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र इसका कार्यकाल होता है। और ये कैसी संस्था है? राज्य महिला आयोग एक संविधिक संस्था है जिसका गठन 1998 में किया गया है। और ये महिला आयोग कितनी सदस्यीय आयोग है? तो 7 सदस्यीय आयोग है। इसमें 7 सदस्य होते हैं, जिसकी नियुक्ति और त्यागपत्र दोनों राज्य सरकार को, नियुक्ति भी राज्य सरकार प्रदान करती है और त्यागपत्र भी हमें राज्य सरकार को देना होगा। और प्रश्न में क्या पूछा गया कि इनका कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। मध्य प्रदेश का प्रथम मेगा फूड पार्क उद्योग कहाँ स्थापित है? तो मध्य प्रदेश का प्रथम फूड पार्क कहाँ पे स्थापित है? खरगोन। इसका नाम क्या है? इसका दोस्तों नाम है इंडस मेगा फूड पार्क। तो प्रथम मेगा फूड पार्क कहाँ पे है?
खरगोन में स्थापित किया गया इंडस मेगा फूड पार्क। कब स्थापित किया गया था दोस्तों? तो ये 2016 में स्थापित किया गया था। दोस्तों मध्य प्रदेश में 3 मेगा फूड पार्क है, 3 मेगा फूड पार्क हैं। तो सबसे पहले किसकी स्थापना की गई? खरगोन में इंडस मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई थी 2016। और दूसरा कौन सा है? दूसरा जग्गा खेड़ी। दूसरा मेगा फूड पार्क कहाँ है? जग्गा खेड़ी। ये जग्गा खेड़ी मेगा फूड पार्क ये दोस्तों कहाँ है? तो ये मंदसौर में स्थापित है, मंदसौर में स्थापित है। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है अवंतिका मेगा फूड पार्क। अवंतिका अवंतिका मेगा फूड पार्क, मेगा फूड पार्क ये कहाँ पे है? तो दोस्तों ये देवास में है। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में 3 मेगा फूड पार्क हैं और 5 फूड पार्क हैं। तो 3 मेगा फूड पार्क में जो प्रश्न में पूछा गया है, पहला मेगा फूड पार्क कहाँ है? खरगोन में है, इसका नाम इंडस मेगा फूड पार्क है जो 2016 में स्थापित किया गया है। दूसरा जग्गा खेड़ी मेगा फूड पार्क मंदसौर में है और तीसरा अवंतिका मेगा फूड पार्क देवास में है। और साथ में हम यहाँ पे फूड पार्क को भी देख लेते हैं। अभी हम देख रहे हैं मेगा फूड पार्क और फूड पार्क को भी देख लेते हैं। दोस्तों फूड पार्क कितने? 5 हैं। इनको आपको ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बाबई फूड पार्क। बाबई फूड पार्क कहाँ है? ये होशंगाबाद जिले में है। बाबई फूड पार्क होशंगाबाद जिले में है। और दूसरा, पहला बाबई, दूसरा बोरेगांव। बोरेगांव बोरेगांव फूड पार्क कहाँ पे है? तो ये छिंदवाड़ा जिले में है, छिंदवाड़ा जिले में है बोरेगांव फूड पार्क। तीसरा मनेरी, मनेरी फूड पार्क। मनेरी फूड पार्क मंडला में है, मनेरी फूड पार्क मंडला में है। और मालनपुर फूड पार्क कहाँ है? मालनपुर फूड पार्क भिंड में है। मालनपुर कहाँ है? भिंड में है। और पांचवा बरौदी। पांचवा कौन सा? बरौदी फूड पार्क कहाँ पे है? तो ये शिवपुरी जिले में है, शिवपुरी जिले में। इस तरह से मध्य प्रदेश में 5 फूड पार्क है। पहला बाबई होशंगाबाद, दूसरा बोरेगांव छिंदवाड़ा, तीसरा मनेरा मंडला, मनेरी मंडला, चौथा मालनपुर भिंड, पांचवा बरौदी शिवपुरी। इस प्रश्न में का सही उत्तर था खरगोन। प्रथम मेगा फूड पार्क कहाँ पे स्थापित हुआ था? खरगोन। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य में शाह बुलबुल संरक्षण प्रदान किया गया है? तो शाह बुलबुल का संरक्षण कहाँ प्रदान किया गया है? तो ये घाटी गांव अभयारण्य, घाटी गांव अभयारण्य में शाह बुलबुल को संरक्षण प्रदान किया गया है। और घाटी गांव अभयारण्य है कहाँ पे? तो ये ग्वालियर में है, ग्वालियर जिले में स्थित है घाटी गांव अभयारण्य, जहां पे शाह बुलबुल को संरक्षण प्रदान किया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। इस अभयारण्य को सोन चिड़िया किसे कहते हैं? जो द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वह शाह बुलबुल, दोनों की संरक्षण यहाँ प्रदान किया गया है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसको हम बोलते हैं सोन चिड़िया और शाह बुलबुल, दोनों को संरक्षण कहाँ प्रदान किया गया है? घाटी गांव अभयारण्य जो कि ग्वालियर में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, मध्य प्रदेश में कौन से पठार का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ? तो मध्य प्रदेश के कौन से पठार का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ? तो ये मालवा का पठार हुआ है। अभी हम मालवा के पठार के बारे में आगे पढ़े कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भाग है, 27.68% मौलिक आधार पर सबसे बड़ा भाग है, जिसका निर्माण क्या हुआ? दक्कन ट्रैप की चट्टानों में से निर्मित लावा से हुआ है। तो ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा से इसका निर्माण हुआ है, मालवा के पठार का है। और यहाँ पे कैसी मृदा पाई जाती है? तो यहाँ पे काली मृदा पाई जाती है। और यहाँ की जलवायु के बारे में भी हमने देखा कैसी है, सम जलवायु है, जिसको फायान ने कहा कि यह विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। इस तरह से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम 1962 के आधार पर ग्राम पंचायत स्तर पर किस वर्ष प्रथम बार चुनाव संपन्न करवाए गए? दोस्तों यहाँ पे पूछा है मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम 1962 के आधार पर ग्राम पंचायत स्तर पर पहली बार चुनाव कब हुए थे? तो 1965 में हुए थे। 1965 में प्रथम बार चुनाव संपन्न कराए गए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1965। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, क्या पूछ रहा है? मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना 21 मार्च 1969, 21 मार्च 1969 को हुई। 21 मार्च 1969 को राज्य कृषि विकास निगम की स्थापना की गई है। और साथ में इसकी स्थापना कहाँ पे है? ये भोपाल में है। और भोपाल में क्या है? मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम भी है। राज्य उद्योग निगम भी कहाँ पे है? भोपाल में ही है। और प्रश्न क्या पूछा था? राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो 21 मार्च 1969 को हुई थी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र की सर्वाधिक मिलें कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र की सर्वाधिक मिलें कहाँ स्थित है? इंदौर में स्थित है। इंदौर, इंदौर सूती वस्त्र की सर्वाधिक मिलें इंदौर है। इसी कारण सूती वस्त्र की सर्वाधिक मिलें इंदौर में स्थित होने के कारण ही मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर कहते हैं। तो मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? इंदौर को कहते हैं, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक सूती मिलें स्थापित की गई है। जैसे
अभी हमने देखा था कल्याण काटन मिल भी कहाँ पे है, इंदौर में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? अभी हमने देखा था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, 1972 में लागू किया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। सेठ गोविंददास मिल मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो सेठ गोविंददास मिल कहाँ पे है दोस्तों? सेठ गोविंददास मिल उज्जैन में है। सेठ गोविंददास मिल कहाँ? उज्जैन में है। और कुछ मिल को हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे भोपाल शुगर मिल कहाँ पे है? भोपाल भोपाल शुगर मिल, हम शुगर मिल देख रहे हैं। भोपाल शुगर मिल कहाँ पे है? भोपाल शुगर मिल कहाँ पे? सीहोर में है। भोपाल शुगर मिल। जीवाजी राव शुगर मिल, जीवाजी राव शुगर मिल कहाँ पे है? ते मंदसौर में है। मंदसौर, मंदसौर के कहाँ? दलौदा, मंदसौर दलौदा में है। और डाबरा शुगर मिल कहाँ है? डाबरा शुगर मिल कहाँ पे है? ते डाबरा शुगर मिल भी डाबरा ग्वालियर में है। ग्वालियर। डाबरा शुगर मिल कहाँ मिलती है? ग्वालियर। जीवाजी राव शुगर मिल कहाँ मिलती है? मंदसौर। भोपाल शुगर मिल कहाँ मिलती है? सीहोर। कैलारस शुगर मिल कहाँ मिलती है? कैलारस शुगर मिल कहाँ मिलती है? तो ये कैलारस, कैलारस कहाँ है? मुरैना में है। कैलारस शुगर मिल कहाँ मिलेगी हमको? तो ये मुरैना में मिलेगी। और पीताम्बरा, पीताम्बर या पीताम्बर, पीताम्बर शुगर मिल कहाँ पे दोस्तों? तो ये दतिया में है। तो इस तरीके से हम कुछ शुगर मिल को देखा, जैसे भोपाल शुगर मिल। सेठ गोविंददास शुगर मिल कहाँ पे देखा? तो सेठ गोविंददास शुगर मिल हमने उज्जैन में देखा। जीवाजी राव शुगर मिल दलौदा मंदसौर में देखा। डाबरा शुगर मिल डाबरा ग्वालियर में है। कैलारस मुरैना में है। पीताम्बर शुगर मिल दतिया में है। इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, गेहूं उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। तो दोस्तों गेहूं उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र क्या है? मालवा है। मालवा, मालवा का पठार जो है गेहूं उत्पादन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। और गेहूं के लिए और कौन से जिले मुख्य रूप से हम देखते हैं? तो गेहूं के लिए हम देखते हैं सीहोर, नरसिंहपुर। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? सीहोर, नरसिंहपुर और होशंगाबाद जिले में सर्वाधिक उत्पादन होता है गेहूं का। और सबसे अच्छा क्षेत्र कौन सा है? तो मालवा का पठार है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किस जिले में मसाला पार्क बनाया जाएगा? तो दोस्तों मसाला पार्क कहाँ? छिंदवाड़ा जिले के उमर नाला में लैस ग्राम में स्पाइसेस बोर्ड द्वारा स्थापित किया जाएगा। कहाँ? छिंदवाड़ा के लैस ग्राम में। किसके द्वारा? स्पाइसेस बोर्ड के द्वारा। स्पाइसेस स्पाइसेस बोर्ड के द्वारा इसकी स्थापना की जा रही है मसाला पार्क का, छिंदवाड़ा में। और ये 10 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया गया है। और यहाँ मसाला पार्क में मुख्य रूप से किस पे ध्यान दिया जाएगा? मिर्च और लहसुन, मिर्च और लहसुन जैसे मसालों के विकास के लिए बनाया गया है मसाला पार्क छिंदवाड़ा जिले में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अंकुर अलंकार और गौरव किस फसल की प्रमुख प्रजाति है? अंकुर अलंकार और गौरव ये किसकी है? सोयाबीन फसल की प्रमुख प्रजाति है। अंकुर अलंकार सोयाबीन की प्रमुख प्रजाति है। अब मध्य देश में सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है। इसी कारण इसको मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी बोलते हैं, ध्यान रखना है आप लोगों को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 42। मध्य प्रदेश में एस्बेस्टॉस किस जिले में पाया जाता है? तो दोस्तों एस्बेस्टॉस कहाँ पाया जाता है? तो एस्बेस्टॉस सबसे ज्यादा झाबुआ में मिलता है। झाबुआ के साथ साथ और कहाँ मिलता है? होशंगाबाद में भी हमको एस्बेस्टॉस देखने को मिलता है। नरसिंहपुर में भी मिलता है। साथ में सीहोर टीकमगढ़ में भी मिलता है। तो सर्वाधिक एस्बेस्टॉस कहाँ मिलता है? तो झाबुआ, सही जवाब हो जाएगा झाबुआ, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सीहोर। अगला प्रश्न, किस खनिज को टाल्क भी कहा जाता है? टाल्क किसे कहा जाता है? तो सेलखड़ी, सेलखड़ी को क्या कहा जाता है? टाल्क पाउडर बनता है इससे। सेलखड़ी खनिज को टाल्क भी कहा जाता है, ध्यान रखना है, सेलखड़ी को टाल्क कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। आइल मिल कहाँ है? मध्य प्रदेश में आइल मिल कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में आइल मिल कहाँ? मुरैना, मुरैना। सरसों को तेल निकालने का एक कारखाना स्थापित किया गया है जिसकी क्षमता 25 लाख टन प्रतिदिन पेराई हो जाती है। इसको क्या कहा जाता है? सरसों की, मुरैना को क्या कहा जाता है? सरसों की डलिया भी कहा जाता है। आयल मिल कहाँ स्थापित होगी? मुरैना में स्थापित होगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कौन सा शहर औद्योगिक रूप से विकसित शहरों में नहीं आता? तो विकसित शहरों में कौन सा नहीं आता? जैसे भोपाल, इंदौर, जबलपुर ये विकसित है। सागर, सागर नहीं आता, विकसित शहर में नहीं आता। विकसित औद्योगिक शहर में सागर नहीं आता है, ध्यान रखना है आपको। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हैंडलूम क्लस्टर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों हैंडलूम क्लस्टर मध्य प्रदेश के अशोकनगर में है। अशोकनगर के चंदेरी में स्थित है। अशोकनगर में ही क्या है? चंदेरी है। यहीं पे हैंडलूम क्लस्टर विकसित है। और टंगस्टन के लिए कौन सा क्षेत्र फेमस है? टंगस्टन कहाँ पे होता है? तो टंगस्टन इंडस्ट्री कहाँ पे है? उद्योग की
ये इंदौर में है, इंदौर में है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। हैंडलूम क्लस्टर कहाँ पे है? तो अशोकनगर चंदेरी में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। मध्य प्रदेश रेल का पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पश्चिम मध्य रेलवे जोन ये कहाँ है? पश्चिम मध्य रेलवे जोन मध्य प्रदेश का एकमात्र रेलवे जोन जबलपुर, जबलपुर में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की दृष्टि से विस्तृत कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे विस्तृत सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सुहागपुर कोयला क्षेत्र है, सुहागपुर, जो कि कहाँ पड़ता है? शहडोल जिले में पड़ता है, शहडोल जिले में पड़ता है। यहाँ पे और भी क्या पाया गया है? यहाँ पे कोल बेड मीथेन, कोल बेड मीथेन पाया गया है, जिसको जिसको कौन ओन कर रहा है? तो रिलायंस, रिलायंस ओन करती है इसको। कोल बेड मीथेन का बहुत बड़ा भंडार पाया गया है यहाँ पे। तो पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से विस्तृत कोयला क्षेत्र कौन सा है? सुहागपुर। और कौन सा है? और सिंगरौली है, जहां पे सबसे मोटी परत है, यहाँ पे कोल की सबसे मोटी परत यहाँ पे देखने को मिलती है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? सुहागपुर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से किस स्थान पर मध्य प्रदेश का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है? तो पवन ऊर्जा संयंत्र कब कहाँ लगाया है? तो ये देवास जिले में लगाया गया है, देवास जिले के जामगोदरानी, जामगोदरानी कहाँ है? देवास जिले में है। और कब लगाया गया है? तो 1995 में, 1995 में देवास जिले के जामगोदरानी में की पहाड़ी में लगाया है। इसकी क्षमता कितनी है? 15 मेगावाट, 15 मेगावाट है, जिसमें 68 पवन चक्कियों को लगाया गया है। तो पहला पवन ऊर्जा संयंत्र जामगोदरानी देवास जिले में 1995 में लगाया गया है, क्षमता 15 मेगावाट है, 68 पवन चक्कियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सही जवाब होगा जामगोदरानी देवास में पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। अगले प्रश्न, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक साक्षर जिले समूह को पहचानिए। सर्वाधिक साक्षर समूह कौन सा है? तो सबसे साक्षर समूह हो जाएगा जबलपुर, जबलपुर के बाद इंदौर, भोपाल, बालाघाट, ग्वालियर। जबलपुर, इंदौर, भोपाल, बालाघाट, ये क्या है? सर्वाधिक साक्षर है। और सबसे यहाँ पे क्या, जैसे जबलपुर में कितनी है? 81% है। इंदौर में कितना है? 80.9% है। और भोपाल में 80.4% है। और बालाघाट में 77%। ये सर्वाधिक साक्षर जिले हैं मध्य प्रदेश के। अब मिनिमम साक्षर कौन है? सर्वाधिक साक्षर मिनिमम साक्षर कौन है? तो अगर हम यहाँ पे सबसे कम न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम की बात करें, तो न्यूनतम में सबसे नंबर 1 पे आ जाएगा अलीराजपुर, अलीराजपुर, अलीराजपुर। अलीराजपुर के बाद कौन सा आएगा? झाबुआ, झाबुआ, अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी, ये न्यूनतम साक्षर है। अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी न्यूनतम है। सर्वाधिक जबलपुर, इंदौर, भोपाल है। अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी न्यूनतम है और सबसे ज्यादा जबलपुर, इंदौर, भोपाल, बालाघाट है। और हम देखें यहाँ पे, और ये तो में देखते हैं, अगर हम देखते हैं पुरुष साक्षरता में, पुरुष साक्षरता सबसे ज्यादा कहाँ है? तो पुरुष साक्षरता सबसे ज्यादा भोपाल में हम देखते हैं, भोपाल, उसके बाद जबलपुर, फिर इंदौर। भोपाल, जबलपुर, इंदौर, पुरुष साक्षरता में इंदौर, इंदौर। और मिनिमम में कौन है? मिनिमम में वही अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, सेम ही है यहाँ पे। पुरुष में भी सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा और सबसे कम कौन है? सबसे कम है अलीराजपुर और सबसे ज्यादा पुरुष में भोपाल है। नॉर्मल में तो हमने देखा ये जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ये ऑप्शन सही है। तो 50 का ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इंदौर है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? इंदौर है, इंदौर, इंदौर है। मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला यहाँ पे तो हरदा आ रहा है प्रश्न के, हरदा। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला, तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि कहाँ पे हो रही? तो अनूपपुर में हो रही है। और सबसे अधिक लिंगानुपात बालाघाट में है, बालाघाट में। एक बार हम फिर देखते हैं और कुछ जिलों को देख लेते हैं, जैसे सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है? तो सर्वाधिक जनसंख्या इंदौर में है। इंदौर के बाद किसका नंबर आता है? इंदौर के बाद जबलपुर, इंदौर के बाद जबलपुर, और जबलपुर के बाद जनसंख्या में कौन है? सागर। तो मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या इंदौर, जबलपुर, फिर सागर है। और सबसे कम जनसंख्या हरदा या निवाड़ी भी हमको देखने को मिलता है। और फिर कौन सा है? अगर मालवा, अगर मालवा, अगर मालवा, और फिर आता है निवाड़ी, अगर मालवा, फिर हरदा, ये सबसे कम में आता है। तो यहाँ पे तो इसमें तो इसके प्रश्न के अनुसार हरदा है, पर अगर हम ऐसे देखें तो सबसे कम निवाड़ी, फिर अगर मालवा, फिर हरदा। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि देख रहे हैं, तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि कहाँ है? अनूपपुर में है। अनूपपुर के बाद कौन है? बैतूल, बैतूल। और बैतूल के बाद कौन है? छिंदवाड़ा। यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि क्या है? न्यूनतम है, सबसे न्यूनतम कहाँ है? अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा। और लिंगानुपात में सबसे ज्यादा कौन है?
तो लिंगानुपात में मैक्सिमम हमने देखा बालाघाट, फिर अलीराजपुर, फिर मंडला। मंडला इसको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक जनसंख्या इंदौर, जबलपुर, सागर। कम जनसंख्या सबसे कम निवाड़ी, फिर अगरमालवा, फिर हरदा। फिर न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि सबसे कम वृद्धि कहाँ है? अनूपपुर है, फिर बैतूल है, फिर छिंदवाड़ा है। फिर हमने देखा लिंगानुपात सबसे ज्यादा बालाघाट है, फिर अलीराजपुर, फिर मंडला है। इस तरह नंबर 52 चिल्पी। चिल्पी क्रम का विस्तार किन जिलों में पाया जाता है? तो हमने देखा चिल्पी कहाँ है? बालाघाट। चिल्पी बालाघाट। हमने देखा था धारवाड़ को 3 भाग में बांटते हैं। एक कौन था? सौसर, दूसरा चिल्पी, तीसरा सकोली। सकोली कहाँ मिला था हमको? जबलपुर छिंदवाड़ा में। शिल्पी कहाँ पे? बालाघाट पे। सौसर कहाँ पे? छिंदवाड़ा में। तो ये हम धारवाड़ क्रम की चट्टानों को देखे थे, तो यहाँ पे पूछा चिल्पी क्रम की चट्टानें कहाँ पे है? तो बालाघाट में है। बालाघाट की चिल्पी श्रेणी, छिंदवाड़ा में सौसर श्रेणी, और और हम एक देखते हैं किसकी? कुड़प्पा क्रम में। कुड़प्पा क्रम में बुंदेलखंड के क्षेत्र में हमको बिजावर श्रेणी मिलती है, जहां पे हमको क्या मिलता है? डायमंड मिलता है। ये क्या है? धारवाड़ समूह की श्रेणी है। इससे पहले क्या था? आर्कियन समूह था। आर्कियन समूह की हमें चट्टानें कहाँ मिलती है? तो ये बुंदेलखंड में मिलती है। सबसे पुराना आर्कियन समूह है, तो आर्कियन समूह का कहाँ मिलेगा? बुंदेलखंड में मिलेगा। किस रूप में मिलेगा हमको? तो यहाँ गुलाबी ग्रेनाइट नीस सिल्लाइट। तो क्या है यहाँ पे? क्या है? ग्रेनाइट और नीस सिल्डाइक। ये कहाँ पे है? आर्कियन है। आर्कियन के बाद धारवाड़ का निर्माण हुआ। धारवाड़ की 3 श्रेणियां हैं, जिसमें से प्रश्न में चिल्पी को पूछा जो बालाघाट में है, हमने देखा। फिर धारवाड़ के बाद पुराना संघ भी देखते हैं, तो इसमें हम बिजावर श्रेणी को देखें, कैमूर भांडेर की श्रेणी को भी देखें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 53 नर्मदा सोन घाटी का निर्माण किस शैल समूह से हुआ है? तो नर्मदा सोन घाटी का तृतीयक शैल समूह से हुआ है। तृतीयक शैल समूह की चट्टानें दक्षिणी मध्य प्रदेश में, जो दक्षिणी मध्य प्रदेश है, साउथ एमपी जो है दक्षिणी मध्य प्रदेश, यहाँ पे हम तृतीयक क्रम की चट्टानों को देखते हैं, जिसमें सोन घाटी का निर्माण हुआ है। और उत्तरी मध्य प्रदेश में जो ढाल है, प्रपाती, उत्तरी मध्य प्रदेश की जो प्रपात बने हुए हैं, प्रपात जो ढाल है, वो भी किसका निर्माण है? तृतीयक काल का निर्माण है। तृतीयक काल में क्या हुआ? जो पठारी भाग है, पठारी और नदी घाटी वाला भाग है, पठारी और नदी घाटी वाला भाग है, जैसे सोन नदी घाटी, ये भी क्या? तृतीयक शैल समूह का भाग है। इसका निर्माण तृतीयक शैल समूह में हुआ है। अगला प्रश्न, बीजागढ़ की पहाड़ियां किस श्रेणी का भाग है? तो बीजागढ़ की पहाड़ियां राजपीपला श्रेणी का भाग है। हमने सतपुड़ा श्रेणी के 3 भाग हैं। यहाँ पे क्या है? राजपीपला किसका भाग है? सतपुड़ा श्रेणी का भाग है। तो सतपुड़ा के जो सबसे पूर्वी है, उसको क्या बोलते हैं? उसको मैकाल बोलते हैं। फिर मध्य का भाग जो है सतपुड़ा का, उसको क्या बोलते हैं? महादेव बोलते हैं। और जो पश्चिमी भाग है, उसको क्या बोलते हैं? राजपीपला की श्रेणी। और राजपीपला की श्रेणी में ही क्या है? बीजागढ़ की पहाड़ियां हैं। राजपीपला की श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन है? इसकी सर्वोच्च चोटी है चूलगिरी, जिसकी ऊंचाई 1215 मीटर है। ये कहाँ किस क्षेत्र में है? ये टेढ़ी मेढ़ी प्रतापी ढलान वाली श्रेणी है, जो गुजरात तथा मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा, जैसे बुरहानपुर के दर्रे तक आती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी तो हमने देख लिया, चूलगिरी। और क्या है? आसिरगढ़ की पहाड़ियां भी किसका पार्ट है? राजपीपला का पार्ट है। अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। कंजरदा का पठार किस पठार का उप पठार है? कंजरंदा का किसका उप पठार है? मध्य भारत का पठार के भाग है। मध्य भारत का पठार का भाग है। मध्य भारत के पठार में हमने देखा था विषम जलवायु होती है, मीन्स गर्मी में ज्यादा गर्मी, ठंडी में ज्यादा ठंडी। और क्या है? यहाँ पे अल्प वर्षा होती है। इसकी विशेषता देख रहे हैं, अल्प वर्षा होती है। तो अल्प वर्षा होगी तो यहाँ शुष्क और कटीले वन पाए जाएंगे। बीहड़ प्रभावित क्षेत्र है। शैल के अपरदन और नदियों के निक्षेप से इसका निर्माण हुआ। तो कंजरंदा का पठार मध्य भारत के पठार का उप पठार है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिंद की सबसे ऊंची गुडविल चोटी किस जिले में है? तो गुडविल चोटी कहाँ है? भांडेर। गुडविल चोटी कहाँ है? पे भांडेर श्रेणी का विस्तार है। बिंद की सबसे ऊंची गुडविल चोटी किस जिले में है? तो गुडविल चोटी कहाँ पे है? दमोह में है। दमोह। जो बिंद की भांडेर श्रेणी, ये जो है गुडविल चोटी कहाँ है? जो बिंद की भांडेर है, अभी हमने बताया था, बिंद की भांडेर श्रेणी है, जो कि छतरपुर, दमोह, पन्ना में विस्तृत है। उसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुडविल है, जो दमोह में स्थित है। विंध्याचल का पूर्वी मध्य भाग का विस्तार है, जिसमें रीवा पन्ना के पठार में बिंद की सर्वोच्च चोटी गुडविल मिलती है। कितनी मीटर है? दमोह में स्थित है, 752 मीटर है। और इसको गुडविल चोटी को और क्या बोलते हैं? कालूमार
या कोलंबे कोलंबे शिखर के नाम से भी हम जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 57। मध्य प्रदेश की जलवायु को अर्धशुष्क अथवा स्टेपी, गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु, उष्ण कटिबंधीय, आर्द्र एवं शुष्क जलवायु में किसने बांटा है? तो मध्य प्रदेश की जलवायु को ए आर सुब्रमण्यम और टी श्रीमन्यारायण ने ने 1991 में तीन भागों में बांटा है, अर्धशुष्क जिसको स्टेपी भी बोलते हैं, अर्धशुष्क स्टेपी, गर्म शीतोष्ण और वर्षा जलवायु, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु, तीसरा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु। ये तीन आधार पे बांटे हैं। इनके बांटने का आधार क्या था? इस तीन आधार पे बांटने का आधार है तापमान एवं वर्षा का वितरण। तापमान एवं वर्षा के वितरण के आधार पर ए आर सुब्रमण्यम एवं टी श्रीमन्यनारायण ने तीन भागों में बांटा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी मध्य प्रदेश के 3% भाग में पाई जाती है, 3% भाग में पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? इसको दोमट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी के नाम से पाए जाते हैं। और जलोढ़ मिट्टी का में क्या होता है? इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है जलोढ़ मिट्टी में। और किस फसल के लिए उपयोगी होती है? तो इसमें सबसे ज्यादा किस फसल होती है? तो एक हो गया हमारा वीट गेहूं और दूसरा हो गया शुगर केन गन्ना। वीट और गन्ना के लिए ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। कौन सी? जलोढ़ मृदा, जो मध्य प्रदेश के 3% भाग में पाई जाती है। और इसका विस्तार किस क्षेत्र में? मध्य भारत का क्षेत्र है, जैसे भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर। ये भी देखते हैं कि कहाँ पे है? मध्य भारत के क्षेत्र, मध्य भारत का क्षेत्र मतलब भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर के क्षेत्र में आते हैं। उपजाऊ होती है जलोढ़ मिट्टी, जो सर्वाधिक उपजाऊ होती है, जैसे पता ही होगा आप लोगों को, इसमें नदियों द्वारा बहाकर निक्षेप लाया जाता है। जैसे प्रश्न की ओर चढ़ते हैं 59। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य शासकीय सेवकों को विभाजन के लिए किस समिति का गठन किया गया? जब 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ तो लोक सेवकों के बंटवारे के लिए लोहानी समिति का गठन हुआ। लोक सेवकों के बंटवारे के लिए किसकी? लोहानी समिति का गठन हुआ। लोहानी समिति का गठन हुआ। तो लोहानी समिति किससे है? जो शासकीय सेवक थे, ऑफिसर थे, उनके विभाजन के लिए लोहानी समिति का गठन हुआ। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH46 है, NH46। और ये कहां से कहां जाता है? तो ये ग्वालियर से बैतूल जाता है, ग्वालियर से बैतूल जाता है। ये मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा 135 बीबी, 135 बीबी क्या है? सबसे छोटा है, जो जमीरा से बड़गढ़ कहाँ चलता है? जमीरा, याद रखना है आपको, जमीरा से बड़गढ़ ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे सबसे छोटा 135 बीबी, सबसे बड़ा NH46। अब प्रदेश का, जब अगर हम एमपी का बोले, एमपी का सबसे छोटा राजमार्ग, तो सबसे छोटा 135 बीबी नेशनल हाईवे है। और स्टेट हाईवे में सबसे छोटा, तो स्टेट हाईवे 39A, ये सबसे छोटा है। ये कहां से है? कुशलगढ़ से थांदला, ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा स्टेट हाईवे है। अब मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेट हाईवे कौन सा है? 19A, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है, जो जैतपुर से नागपुर जाता है, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेट हाईवे है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के दायरे में कब लाया गया? तो 1982 में, वर्ष 1982 में मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के दायरे में लाया गया। याद रखना, मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के दायरे में कब लाया गया? 1982 में लाया गया दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। मध्य प्रदेश राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो मध्य प्रदेश की कार्यपालिका शक्ति, या मध्य प्रदेश या कोई भी राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निर्मित होती है? ये राज्यपाल में। जैसे केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निर्मित होती है, उसी तरीके से राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। और जैसे हम देखते हैं यहाँ पे, केंद्र और राज्यपाल दोनों स्तर पर संवैधानिक कार्यपालिका शक्तियों को अलग अलग है। जैसे राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 63। किस अनुच्छेद में पंचायतों को लेखाकार अंकेक्षण का वर्णन किया गया है? पंचायतों में लेखाकार अंकेक्षण 243J में क्या कहा गया है? कि पंचायतों का लेखाकार अंकेक्षण होगा। 243 H में क्या कहा गया है? H में कहा गया है कि पंचायत
कि जो पंचायत की करारोपण की शक्ति किसमें है? 243 एच में करारोपण की शक्ति। और आई में क्या है? 243 आई में क्या है? वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग का गठन आई। आई क्या करेगा? आई वित्त आयोग का गठन करेगा। जे एच क्या करेगा? पंचायत में करारोपण की शक्ति है। और जे क्या है? ऑडिटिंग है, अंकेक्षण की शक्ति है, पंचायत में लेखाकार अंकेक्षण। और के क्या है? चुनाव, पंचायतों का चुनाव। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक प्रश्न निश्चित है पंचायती राज के इस आर्टिकल से। तो पंचायत का चुनाव के चुनाव कौन कराएगा? चुनाव कौन कराएगा? कौन? के 243 के प्रश्न आएगा कौन? 243 के पंचायत का चुनाव आई 243 आई 243 तो है ही, ये नहीं भूलोगे आप, इसमें अल्फाबेट में भूलोगे। तो 243 आई वित्त आयोग आई। और केंद्र का वित्त आयोग कहाँ है? 200 आर्टिकल 280 वित्त आयोग है। और पंचायती राज का वित्त आयोग 243 आई। और 243 एच में क्या है? पंचायत में करारोपण की शक्तियां। और 243 जे क्या है? ऑडिटिंग की शक्ति। इस तरह से हम सारे ऑप्शन के देखें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, ग्राम पंचायत स्तर पर वित्त की उपयोगिता का प्रमाण पत्र जारी कौन करता है? तो ग्राम स्तर पर वित्त की उपयोगिता के लिए कौन जारी करेगा? जनपद पंचायत जारी करेगा। ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन में बहुत मिस्टेक होती है। वित्त की उपयोगिता का प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? तो जनपद पंचायत जारी करता है। वित्त की उपयोगिता ग्राम पंचायत स्तर पर जनपद पंचायत करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना में मध्य प्रदेश के कितने जिलों में संचालित की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 50 जिलों में। 50 जिलों में 54,903 गांव में संचालित की गई थी। मतलब कितने जिलों में संचालित की गई थी? तो 50 जिलों में संचालित की गई थी। अगला प्रश्न, 2011 में मध्य प्रदेश की जनगणना निदेशक थे। तो 2011 में जनगणना निदेशक कौन थे? सचिन सिन्हा। 2011 की जनगणना निदेशक कौन थे? सचिन सिन्हा थे। और भारत की, मध्य प्रदेश के तो हमने देख लिया जनगणना निदेशक। अगर भारत की जनगणना निदेशक की बात किया जाए तो कौन थे? सी चंद्रमौली। 2011 के जनगणना निदेशक भारत के सी चंद्रमौली, मध्य प्रदेश के सचिन सिन्हा थे। ध्यान रखना है आपको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, सत्य कथन को छाटिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जबलपुर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है। जबलपुर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है क्योंकि यहाँ पे इसकी 81.1% लोग जबलपुर में साक्षर हैं। ऑप्शन 2, 2011 की जनगणना के अनुसार जबलपुर की साक्षरता 80% से अधिक है। हमने बताया 81.1 है, बिल्कुल सही है। इंदौर में सर्वाधिक वृद्धि दर एवं डिंडोरी में न्यूनतम वृद्धि दर है। न्यूनतम वृद्धि दर हमने देखा डिंडोरी में नहीं है। कहाँ पे है? अनूपपुर में है। अनूपपुर में न्यूनतम वृद्धि दर है, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। इंदौर में सर्वाधिक वृद्धि दर है, ये सही है। तो इस प्रश्न में सत्य कथन क्या है? 1 एंड 2, ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 एंड 2 मीन्स सर्वाधिक साक्षर जिला जबलपुर है जिसमें 80% से ज्यादा लोग साक्षर है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर इंदौर में देखी गई है और सबसे कम अनूपपुर में देखी गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, ग्राम सभा की समितियों का वर्णन मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 की किस धारा में है? तो ग्राम सभा की समितियां का वर्णन कहाँ है? धारा 7 में है। धारा 7 में है ग्राम सभा की समितियों का वर्णन, जहां पे कहा की गई है 8 समितियां होती हैं। तो पंचायत राज और ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 7 को संशोधन कर 8 के स्थान पर अब 2 समितियों का गठन किया गया। पहले 8 समितियां थी, अब संशोधन करके केवल 2 समितियों का गठन किया गया है। एक ग्राम निर्माण समिति होगी, ध्यान रखना है, ये मेंस में पूछा हुआ है। ग्राम निर्माण समिति होगी और दूसरा ग्राम विकास समिति होगी। ग्राम विकास समिति होगी। किस धारा में है? धारा 7 में है। पहले 8 समितियों का उल्लेख था, अब 2 समितियां 8 को मिला के 2 कर दिया गया, एक निर्माण समिति और एक विकास समिति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, नगर पालिका परिषद में शामिल है। नगर पालिका परिषद में कौन शामिल होता है? वार्डों के प्रत्यक्ष निर्वाचित पार्षद एवं प्रत्यक्ष अध्यक्ष। जो नगर पालिका परिषद होगी इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचित पार्षद होंगे और प्रत्यक्ष अध्यक्ष होंगे, दोनों शामिल होंगे। उप क्षेत्र में अंशतः पूर्णतः शामिल उस क्षेत्र में जो लोकसभा और विधानसभा सदस्य होंगे वो भी शामिल होंगे नगर पालिका परिषद में। उस क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत अगर राज्यसभा सदस्य है कोई उस मतदाता क्षेत्र में, वो भी शामिल होगा। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। तो नगर पालिका परिषद में जो पार्षद जीतेंगे प्रत्यक्ष रूप से वो जाएंगे, अध्यक्ष जीतेगा वो जाएगा, और अंशतः या पूर्णतः शामिल होंगे कौन? लोकसभा और विधानसभा, उस क्षेत्र के लोकसभा और विधानसभा के सदस्य शामिल होंगे। और राज्यसभा सदस्य है कोई जो उस नगर पालिका परिषद की मतदाता सूची में जिसका नाम है वो है भी नगर पालिका परिषद में शामिल होगा। इस तरह से सभी
ऑप्शन सही होंगे तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ध्यान देना दोस्तों, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति, सबसे ज्यादा एसटी की पॉपुलेशन, अनुसूचित जनजाति की पॉपुलेशन सबसे कम कहाँ है? तो भिंड में देखने को मिलती है, भिंड। उसके बाद कौन सा है? भिंड, फिर मुरैना, फिर दतिया। यहाँ पे सबसे कम एसटी पॉपुलेशन मिलती है हमको, ये ध्यान रखना है हमको। और सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है? सबसे ज्यादा यहाँ पे किस पे पूछा हुआ है? अगर प्रतिशत पे पूछा हुआ है, ध्यान रखना है। जब कम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिशत में भिंड, मुरैना, दतिया ही आता है। अगर सबसे ज्यादा पूछा हो, सबसे ज्यादा पूछा हो कि ज्यादा कहाँ पे है, तो ज्यादा पे हमको ध्यान रखना है अलीराजपुर। अलीराजपुर में 89% है, अलीराजपुर। फिर झाबुआ, झाबुआ में 87% है। फिर बड़वानी, बड़वानी ये भी साथ में आपको देख लीजिए, बड़वानी में 69 है। तो अनुसूचित जन एसटी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा एसटी परसेंटेज में अलीराजपुर, फिर झाबुआ, फिर बड़वानी। अगर हम जनसंख्या के हिसाब पे कहें, संख्या के हिसाब में कहें तो सबसे ज्यादा कौन है? संख्या के हिसाब में अलीराजपुर ना होके पहले नंबर पे कौन है? धार है। फिर उसके बाद बड़वानी है, धार, बड़वानी और झाबुआ। ये ट्रैप है दोस्तों, इसको आप में ध्यान देना है। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा धार, फिर कौन है? बड़वानी, फिर झाबुआ। अगर हम बात करें जनसंख्या के आधार पर, और परसेंटेज के आधार पर सबसे ज्यादा कौन है? अलीराजपुर, फिर झाबुआ, फिर बड़वानी। परसेंटेज में अलीराजपुर सबसे ज्यादा है और संख्या में धार सबसे ज्यादा है। ठीक है, न्यूनतम में कोई दिक्कत नहीं है, न्यूनतम में सबसे कम भिंड है, उसके बाद मुरैना, फिर दतिया है। इस तरह से 70 को हमने देख लिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले, तो सबसे ज्यादा, सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना, बैतूल। डिंडोरी, श्योपुर। डिंडोरी में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? 94 है, 94 है। श्योपुर में 104 है, बैतूल में, पन्ना में 142 है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना। डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, ध्यान रखना है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना। बार बार पढ़ना है तभी होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला, सबसे कम तो हमने देख लिया, सबसे कम कौन था? डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व देखना है, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? भोपाल का है, भोपाल, भोपाल, भोपाल। सबसे अधिक घनत्व भोपाल है। भोपाल के बाद आता है नंबर इंदौर का, सबसे ज्यादा भोपाल है, उसके बाद इंदौर। इंदौर बाद के बाद किसका नंबर आ जाएगा? जो महानगर होंगे दोस्तों, जैसे जबलपुर, जबलपुर के बाद ग्वालियर, ग्वालियर। ये क्या है? यहाँ पे जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा घनत्व तो कहाँ है? पहले भोपाल है, फिर इंदौर, फिर जबलपुर, फिर ग्वालियर। और जनसंख्या, जो मध्य प्रदेश का जनघनत्व है, मध्य प्रदेश का पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितना है? 236, 236 है पॉपुलेशन घनत्व। और सबसे ज्यादा कहाँ है? इंदौर। सबसे ज्यादा भोपाल में है, फिर इंदौर, फिर जबलपुर, फिर ग्वालियर। यहीं पे एक और हम देख लेते हैं जनसंख्या के संबंधित है, जनसंख्या वृद्धि कहाँ पे है? जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा भोपाल में है, पर जनसंख्या वृद्धि सबसे ज्यादा कहाँ देखी गई? तो जनसंख्या वृद्धि सबसे ज्यादा, जो हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा कहाँ पे देखी गई? इंदौर में। इंदौर में जनसंख्या वृद्धि सबसे ज्यादा है। उसके बाद कौन सा इंदौर के बाद आता है नंबर? झाबुआ की जनसंख्या वृद्धि सबसे ज्यादा है, फिर नंबर आता है भोपाल की। तो वृद्धि में भोपाल तीसरे नंबर पे है। सबसे नंबर 1 पे जनसंख्या वृद्धि कहाँ कर रही है? इंदौर की कर रही है, उसके बाद झाबुआ, फिर भोपाल। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि कहाँ पे होती है? इसके आप ध्यान रखना, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि में नंबर 1 पे आ जाएगा अनूपपुर। हमने देखा है पहले भी, अनूपपुर। अनूपपुर में सबसे कम है, फिर बैतूल। अनूपपुर के बाद कौन सा? बैतूल, फिर छिंदवाड़ा। यहाँ पे वृद्धि सबसे कम है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन घनत्व पे था, तो घनत्व कितना है? 236 है। सबसे ज्यादा भोपाल में है, फिर इंदौर में, फिर जबलपुर में है। और साथ ही घनत्व के साथ हम जनसंख्या वृद्धि को भी देखें। जनसंख्या वृद्धि कहाँ पे सबसे ज्यादा है? तो जनसंख्या वृद्धि मैक्सिमम कहाँ है? इंदौर है, फिर उसके बाद झाबुआ है, फिर भोपाल है। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि कहाँ है? अनूपपुर है, फिर बैतूल है, फिर छिंदवाड़ा है। तो ये देखा हमने जनसंख्या वृद्धि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, तो मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा 5वीं और 6ठी विधानसभा के मध्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। कब? 1977 का समय था, 1977 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था पहली बार। उस समय राज्यपाल कौन थे? ये भी ध्यान रखना है आपको। उस समय राज्यपाल थे सत्यनारायण सिंह। पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस समय राज्यपाल थे सत्यनारायण सिंह। और मुख्यमंत्री कौन थे? उस समय के सीएम कौन थे? श्यामा चरण शुक्ल थे, श्यामा
चरण शुक्ल थे, श्यामाचरण शुक्ल थे। तो पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1977 में लगा था। मुख्यमंत्री कौन थे? श्यामाचरण शुक्ल। और राज्यपाल सत्यनारायण सिंह थे। अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। राज्य के विधानमंडल या उसकी समिति में विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई बात हेतु उन्हें संरक्षण प्राप्त है। प्रश्न में पूछ रहा है कि विधानमंडल में अगर कोई विधान सदस्य कुछ बोलता है तो अपने बोलने पर उसको संरक्षण है, उसको मतलब उसके बोलने से अवमानना की नोटिस नहीं जारी की जा सकती है। अवमानना की नोटिस मतलब कोर्ट उस पर एक्शन नहीं ले सकता है। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 194 में वर्णित है। 194 कहता है कि राज्य के विधानमंडल या किसी समिति में विधानमंडल का कोई सदस्य द्वारा कही गई बात क्या है? संरक्षण मिला हुआ है उसको। तो अनुच्छेद 194 194 में यह कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भोपाल में मध्य प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? तो मध्य प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना, तो निर्यात निगम की स्थापना पांचवी पंचवर्षीय योजना जिसकी अवधि 1974 से 1978 थी, तब स्थापित किया गया था। किसका? निर्यात निगम, मध्य प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 के समय पे की गई थी। अब पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य था गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा, ये पूछा हुआ है, गरीबी हटाओ का नारा कब आया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में आया था, 1974 से 78 के दौरान। इसी के समय क्या हुआ? फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना 1976 में हुई। फिक्की जो था उसी का मध्य प्रदेश में फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 1976 में स्थापित हुई। अब भोपाल में 1977 में ही निर्यात निगम भोपाल में स्थापित किया गया पांचवी पंचवर्षीय योजना में। अगले पे और बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। राज्य के महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने का अधिकार है। राज्य का जो महाधिवक्ता है, किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन है? आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता की बात की जाती है। महाधिवक्ता का कार्यालय कब से अस्तित्व में आया? 1956 से अस्तित्व में आया। ये सब हम पहले देख चुके हैं। तो विधानसभा में बोलने का अधिकार उनको किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो उनको अनुच्छेद 177 के तहत महाधिवक्ता को राज्य के दोनों सदनों में बोल सकता है, परंतु वोट नहीं कर सकता। आप याद रखें, महाधिवक्ता वोट नहीं कर सकता, बोल सकता है दोनों सदनों में, जहां द्विसदनीय व्यवस्था है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 177 के तहत दोनों सदनों में बोल सकता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन मध्य प्रदेश में कब किया जाता है? तो प्रति 2 वर्ष में किया जाता है। किसके लिए? निवेश को आकर्षित करने हेतु ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की आयोजित की जाती है। तो 2 वर्ष में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जाता है, ध्यान रखना है। बीना स्थित रिफाइनरी का शिलान्यास भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था? तो किस प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था? पीवी नरसिंहा राव द्वारा किया गया था। पीवी नरसिंहा राव, डी। कब हुआ था? 1995 में। 1995 में बीना रिफाइनरी का शिलान्यास हुआ था, पीवी नरसिंहा राव द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस जिले में अग्नि मिसाइल का निर्माण हेतु डीआरडीओ का कारखाना बनाया जा रहा है? तो डीआरडीओ का कारखाना कहाँ बनाया जा रहा है? तो मुरैना में बनाया जा रहा है। मुरैना के सबलगढ़ तहसील में, ये भी ध्यान रखना है। सबलगढ़ तहसील जो है, वहां पे अग्नि मिसाइल के निर्माण हेतु डीआरडीओ कारखाना लगाया जा रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। कौन राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है? तो कौन अध्यक्ष नहीं रहा? केसी तिवारी, एच सी सेठ, विपिन व्यवहार, एन के गुप्ता। एन के गुप्ता मध्य प्रदेश के लोकायुक्त हैं। ये क्या है? ये लोकायुक्त हैं, जबकि अन्य तीनों ये क्या थे? ये तीनों केसी तिवारी, एस सी सेठ, विपिन व्यवहार, ये अध्यक्ष रहे हैं। कौन नहीं रहा है? तो एन के गुप्ता। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? एन के गुप्ता क्या थे? लोकायुक्त थे। लोक की ओर बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश राज्य प्रवासी मजदूर आयोग। राज्य प्रवासी मजदूर आयोग का गठन 26 जून 2020 को हुआ। 26 जून 2020 को हुआ। कोरोना ने गठन कराया राज्य प्रवासी मजदूर आयोग का गठन। इसका कार्यकाल कितना था? इस आयोग का कार्यकाल 2 वर्ष था। 2 वर्ष था, ध्यान रखना। राज्य प्रवासी आयोग 20 जून 2020। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में सोयाबीन के बिस्कुट बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? सोयाबीन के बिस्कुट कहाँ बन रहे हैं? भोपाल में बन रहे हैं दोस्तों। सोयाबीन के बिस्कुट कहाँ बन रहे हैं? भोपाल में बन रहे हैं। सोयाबीन के बिस्कुट भोपाल में बन रहे हैं, याद रखना है। राज्य का दूसरा शुष्क बंदरगाह है, दूसरा शुष्क बंदरगाह स्थापित किया जा रहा है। तो दूसरा शुष्क बंदरगाह कहाँ स्थापित किया जा रहा है? मालनपुर। मालनपुर कहाँ है? भिंड। मालनपुर भिंड में स्थापित किया गया। अब पहला कहाँ पे था? पहला शुष्क बंदरगाह पीथमपुर था। पीथमपुर ये पहला शुष्क बंदरगाह है, दूसरा मालनपुर में स्थापित किया जा रहा है, ध्यान रखना है। 85
लमतारा औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है दोस्तों? लमतारा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे है? लमतारा कहाँ पे है? कटनी में है। कटनी में लमतारा औद्योगिक क्षेत्र है, ध्यान रखना है। कुछ औद्योगिक क्षेत्र को आप एकदम से ध्यान रखिए, जैसे लमतारा कहाँ है? कटनी में है। और कुछ हम देख लेते हैं। मोहना, मोहना औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? इंदौर में है। मोहना इंदौर में है। और जावरा, जावरा औद्योगिक केंद्र कहाँ पे है? तो जावरा रतलाम में है। जावरा कहाँ है? रतलाम में है। बगरोदा या बरेशिया, दोनों, बगरोदा या यहीं पे साथ में देख लीजिए बैरसिया, बगरोदा और बैरसिया औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? तो ये भोपाल में है, भोपाल में है। और रेहटा कहाँ पे है? रेहटा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे है? तो ये बुरहानपुर में है। रेहटा कहाँ है? रेहटा बुरहानपुर में है, ध्यान रखना है आपको। अब मेघनगर कहाँ पे है? मेघनगर औद्योगिक केंद्र, तो ये मेघनगर कहाँ है? झाबुआ में है। झाबुआ में क्या है? मेघनगर है। और और भी साथ में हम देख लेते हैं यहाँ पे पुरैना, पुरैना औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे है? तो ये पन्ना में है। पुरैना औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे है? पन्ना में है। और सीहोर में भी कुछ है, सीहोर का हम देख लेते हैं। सीहोर, सीहोर में कौन है? बढ़िया खेड़ी, बढ़िया खेड़ी, बढ़िया खेड़ी कहाँ है? सीहोर में है। और झिलेला भी है, झिलेला, झिलेला और बढ़िया खेड़ी कहाँ पे है? सीहोर में है। इस तरह से। और एक और देख लेते हैं, पीलू खेड़ी, पीलू खेड़ी औद्योगिक केंद्र कहाँ पे है? पीलू खेड़ी कहाँ पे है? तो राजगढ़ में है। पीलू खेड़ी राजगढ़ में है। तो हम कुछ औद्योगिक केंद्र देखें, ध्यान रखना आपको। सीहोर में बढ़िया खेड़ी, झिलेला, सीहोर में बढ़िया खेड़ी। पीलू खेड़ी कहाँ है? राजगढ़ में है, राजगढ़ में है। मोहना कहाँ पे है? ध्यान रखिए, मोहना, मोहना कहाँ है? इंदौर में, इंदौर में मोहना है। जावरा कहाँ है? जावरा रतलाम, जावरा रतलाम में है। बगरौदा बरेशिया कहाँ है? बगरौदा और बरेशिया कहाँ है? भोपाल में है। रेहटा कहाँ पे है? रेहटा, रेहटा ध्यान रखना है, रेहटा कहाँ है? बुरहानपुर में है। मेघनगर कहाँ पे है? मेघनगर औद्योगिक केंद्र झाबुआ, झाबुआ। पुरैना कहाँ है? पन्ना। एक बार फिर से देखिए, मोहना, मोहना कहाँ है? इंदौर। जावरा कहाँ है? रतलाम, रतलाम। बगरौदा कहाँ है? बैरसिया, बगरौदा बैरसिया कहाँ है? भोपाल में है। रेहटा बुरहानपुर में है। मेघनगर कहाँ है? झाबुआ। पुरैना कहाँ है? पन्ना में है। साथ में सीहोर का हमने देखा, बड़गिया खेड़ी और झिलेला, ये सीहोर में। पीलू खेड़ी कहाँ है? पीलू खेड़ी राजगढ़ में है। ठीक है। और लमतारा, क्वेश्चन में क्या पूछा? लमतारा औद्योगिक केंद्र कहाँ है? तो ये कटनी में है, कटनी। लमतारा औद्योगिक केंद्र कहाँ है? कटनी में है, ध्यान रखना है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की प्रथम औद्योगिक नीति, प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई, तो मध्य प्रदेश की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? तो 1972 में की गई थी, बनाई गई थी। और नई औद्योगिक नीति कब बनाई गई है? प्रथम तो 1972 में थे, नई औद्योगिक नीति आई है अभी 2014 में आई है। कब आई है? 30 सितंबर 2014 में आई है। इसमें एक जो नई औद्योगिक नीति है उसमें कहा गया है कि 20% एमएसएमई के लिए आरक्षित होगी। औद्योगिक क्षेत्रों में 20% क्षेत्र किसके होंगे? एमएसएमई के लिए आरक्षित होंगे, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में सबसे लंबा कार्यकाल नेता प्रतिपक्ष के रूप में किसका रहा? तो वीरेंद्र कुमार सकलेचा, वीरेंद्र कुमार सकलेचा ये सबसे ज्यादा समय तक मध्य प्रदेश के क्या रहे हैं? प्रतिपक्ष के रूप में, नेता प्रतिपक्ष के रूप में रहे हैं। कब? ये तीसरी विधानसभा जब थी 1962 से 67 थे। फिर चौथी विधानसभा आई तो फिर 1967 से 72 ये नेता प्रतिपक्ष रहे। तो सबसे ज्यादा समय किसके रहे? वीरेंद्र कुमार सकलेचा रहे हैं। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो उच्च न्यायालय के गठन का वर्णन 216 में है। 216 में उच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है। 216 में, 214 में क्या होगा? 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय होगा, यह पहले भी प्रश्न था, उच्च न्यायालय होगा, राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ये 214 में कहा गया है। 215 में क्या कहा गया है? कि हाई कोर्ट जो उच्च न्यायालय होगा वो अभिलेख न्यायालय होगा, अभिलेख न्यायालय होगा, ये कहा गया है। और फिर क्या है? 217 में क्या कहा गया है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद की नियुक्ति की दशाएं, जो पद है उसकी नियुक्ति की दशाएं कहाँ पे? नियुक्ति की दशाएं कहाँ पे? 217 में है, 217 में है। और कुछ और अनुच्छेद देख लेते हैं, जैसे 216 में हमने देखा क्या है? गठन का वर्णन है। 217 में पद और नियुक्ति की दशाएं हैं। 223 में क्या है? 223 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। 223 में क्या है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात की गई है। 225 में क्या है? हाई कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार क्या होगा ये बताया गया है। 225 में हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार क्या होगा। 226 में क्या बताया गया है? कि हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति, रिट जारी करने की शक्ति 226 में है। 227 में क्या है? कि हाई कोर्ट जो होगा सभी न्यायालय में अधीक्षण की शक्तियां रखेगा। अन्य न्यायालय में क्या है? अधीक्षण की
शक्तियां रखेगा, जो अन्य अधीनस्थ न्यायालय है उसमें अधीक्षण की शक्ति रखेगा। तो 31 का आता है, दो या दो से अधिक राज्यों के आश्वासन पर संयुक्त हाईकोर्ट, ज्वाइंट हाईकोर्ट स्थापित करने की बात करता है। तो इस तरीके से आप कुछ और अनुच्छेद को ध्यान रखना है आपको। और प्रश्न में था उच्च न्यायालय के गठन का वर्णन 216 में है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस वर्ष किस मध्य प्रदेश में किस वर्ष की सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग का गठन किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 अप्रैल 2016। 5 अप्रैल 2016 को एमएसएमई का गठन किया गया। एमएसएमई का गठन किया गया। ये आर्थिक विकास के इंजन के रूप में समग्र विकास को बढ़ावा देने जाने के उद्देश्य से एमएसएमई का गठन किया गया है। कब? 5 अप्रैल 2016। ठीक है, ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम का मुख्यालय है, तो वस्त्र उद्योग निगम का मुख्यालय कहाँ होगा? इंदौर। इंदौर होगा। इसका मुख्यालय इंदौर में है। अब वस्त्र उद्योग निगम बना कब? तो ये 1955 में बना है। और इसका काम क्या है कि वित्तीय सहायता प्रदान करता है, उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है मध्य प्रदेश वस्त्रोद्योग निगम। और कुछ निगम देखते हैं, जैसे मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम। लघु उद्योग लघु उद्योग निगम कहाँ है? ये भोपाल में है। इसका गठन कब हुआ? तो 1961 में लघु उद्योग निगम का गठन हुआ। और इसका उद्देश्य क्या है? जो छोटे उद्योग हैं, छोटे उद्योग को कच्चा माल प्रोवाइड करना, कच्चा माल उपलब्ध कराना। ये तो था वस्त्र उद्योग निगम, तो हमने देखा इंदौर में खुला है। और मध्य प्रदेश उद्योग निगम उद्योग निगम की स्थापना कब हुई? 1969 में हुई। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में है। और 69 भोपाल में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 91, किस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी तथा सर्दी में साधारण ठंडी पड़ती है? अब यहाँ बात की जाए कि ग्रीष्म में अत्यधिक गर्मी होगी और सर्द कहाँ पे होगी? कम होगी। सर्दी में सर्द कम होगी। तो ये बात की जा रही है विंध्याचल की पहाड़ियों की बात की जा रही है, क्योंकि उत्तर के मैदान में विषम जलवायु है। हमने पहले देखा कि मतलब गर्मी में ज्यादा गर्मी, ठंडी में ज्यादा ठंडी। मालवा के पठार में हमने देखा था कि सम जलवायु है, न गर्मी में ज्यादा गर्मी न ठंडी में ज्यादा ठंडी। और नर्मदा घाटी की जलवायु कैसे देखा था कि गर्मी में गर्मी कम, पर सर्दी में यहाँ पे सर्दी के समय जो शीत का समय होगा वहां पे ठंड ज्यादा रहेगी। और विंध्याचल में हम क्या देखते हैं? गर्मी में ज्यादा गर्मी। गर्मी में ज्यादा गर्मी क्यों होती है? कि जो कि नर्मदा घाटी का जो क्षेत्र है, कर्क रेखा से गुजरने से ग्रीष्म ऋतु में यहाँ अत्यधिक गर्मी पड़ती है और शीत ऋतु में साधारण ठंडी पड़ती है। तो विंध्याचल सतपुड़ा के मध्य भाग है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा विंध्याचल की पहाड़ी। अगला प्रश्न, बगरौदा औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में है? अभी हमने देखा बगरौदा, और एक और कौन देखा था? और एक बैरसिया। ये कहाँ पे है? इनको देखा था तो ये भोपाल में थे। भोपाल, बगरौदा और बैरसिया औद्योगिक केंद्र कहाँ देखा था? भोपाल में देखा था। ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना किस विभाग द्वारा संचालित की जा रही है? तो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना किस विभाग द्वारा संचालित की जा रही है? तो सही जवाब हो जाएगा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय। ये है क्या? इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। इसके कौन लाभ ले सकता? तो इसके लाभार्थी कौन होते हैं, पहले इनको देख लेते हैं। लाभार्थी कौन होना चाहिए? तो सबसे पहले इनकी उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और कम से कम ये 8th पास होनी चाहिए। और इनकी परिवार की जो आय है, एनुअल आय, ये 12 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 12 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। और ये किसी म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूट, एनबीएफसी की जो हमारे कॉमर्शियल बैंक है, वहां कहीं से भी ये डिफाल्टर ना हो और किसी अन्य रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए हितग्राही न हो, कहीं और जगह से लाभ ना ले रहे हो, तो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का भाग बन सकते हैं, जो कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। अगला प्रश्न, कल्प वृक्ष योजना का संबंध है। तो कल्प वृक्ष योजना का संबंध किससे है? तो रेशम उत्पादन से है। रेशम से संबंध में हमने देखा कि इरिगेशन का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है था? सिवनी में हो रहा था, इसीलिए इसे मध्य प्रदेश का लखनऊ कहते थे। रेशम में मलबरी मध्य प्रदेश में किसका होता है? मलबरी, इरी और टसर का होता है, जिसमें से मलबरी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। ये तब तो हमने देखा था। और इसके विकास के लिए कौन सी योजना चल रही है? तो रेशम उत्पादन के समृद्धि हेतु कौन सी? और रेशम कीट के पालन को बढ़ाने देने के लिए कल्प वृक्ष योजना चल रही है रेशम उत्पादन से।
क्वेश्चन नंबर 95, मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का प्रथम निर्यात संवर्धन पार्क कहाँ पे लगाया गया है? तो ये धार जिले में, धार जिले के पीथमपुर में, कहाँ पे? पीथमपुर में मध्य प्रदेश का पहला ये संवर्धन पार्क स्थापित किया गया है पीथमपुर जिले में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, तो औद्योगिक विकास निगम की स्थापना 1961 में हुई, बिल्कुल सही है। मध्य लघु उद्योग निगम, मध्य लघु उद्योग निगम की स्थापना 1965 में हुई है, बिल्कुल सही। और मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग, अभी हमने देखा ही 69 में हुई थी। और राज्य उद्योग निगम कब? 1977 में हुई थी। इस तरीके से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1 2 3 4। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम 1961, लघु उद्योग निगम 1965, वस्त्र उद्योग निगम 69 और राज्य उद्योग निगम 1977। तो सही ऑप्शन 1 2 3 4 हो जाएगा। ध्यान रखना है, इन सब डेट को याद करना होगा। औद्योगिक विकास निगम 61, लघु उद्योग निगम 65, वस्त्र उद्योग निगम 69, राज्य उद्योग निगम 77, याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, किस उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? हमने अभी देखा 224 बी में तदर्थ न्यायाधीश का एडहॉक जज, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 224 में है। किसी भी उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान 224 बी में, तदर्थ न्यायाधीश 224 बी, ध्यान रखना है। एडहॉक जज 224 बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 98, मध्य प्रदेश सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे? इंदौर में स्थापित किया है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है? तो इंदौर में स्थापित किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ पे है? तो ये भी इंदौर में है। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ पे है? एक 4 मंजिला विश्व स्तरीय आधुनिक अधोसंरचना जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की स्थापना इंदौर में की गई है। इंदौर, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क इंदौर। अगला प्रश्न और यह अंतिम प्रश्न होगा। केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के निम्न स्थानों को एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो एकीकृत किसे विकसित किया जा रहा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नॉर्दर्न टोला। ये नॉर्दर्न टोला कहाँ है? इस चतरा में है। इसको भी एकीकृत विकास के लिए बढ़ाया जा रहा है। निमरानी कहाँ पे है? निर्मानी निमरानी, ये कहाँ पे है? ये खरगोन में है। इसको भी एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र के रूप में बनाया जा रहा है। और जग्गा खेड़ी कहाँ है? जग्गा खेड़ी कहाँ? मंदसौर में है। इसको भी बनाया जा रहा है। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र के रूप में नादन टोला सतना है, निमरानी खरगोन है, जग्गा खेड़ी मंदसौर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। इस तरह से दोस्तों हमने पूरे 100 क्वेश्चन को डिटेल्ड रूप में देखा और यह आपके लिए अत्यंत उपयोगी होगा। इससे आप अपना रिवीजन और साथ में असेसमेंट दोनों कर पा रहे होंगे, ऐसी आशा है हमारी। इसके लिए आप लोगों को बहुत सारा धन्यवाद और आभार।